तो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं एबीओ डिस्क्रिपेंसीज। इसका मतलब समझते हैं? एबीओ डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसी मतलब क्या होता है? नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं। डिस्क्रिपेंसी में का मतलब होता है कि जैसे कोई भी गड़बड़ी हो जाए, मान लीजिए इनकरेक्ट। जैसे हम जो है सीरम और सेल्स ग्रुपिंग कर रहे थे ना, उन दोनों के बीच में सहमति ना हो रही हो, ठीक है। मतलब उसमें डीएनआर वाला पॉजिटिव आ रहा था, दूसरे वाले में एंटीबॉडी वाले में भी दोनों में ए दिख रहा है ना। कोई भी गड़बड़ी हो गई, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करते समय अगर कोई भी गड़बड़ी हो गई, उसका मतलब होता है कि एबीओ डिस्क्रिपेंसी हो गई, है ना। कोई भी आपने जो है गड़बड़ी कर दी अगर प्रोसीजर में या रिएक्शन को ऑब्जर्व करने में, है ना, या सही से आपने रीड नहीं किया रिएक्शंस को, तो दैट्स मीन एबीओ डिस्क्रिपेंसी। अब इसे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ABO discrepancies occurs when unexpected reactions are obtained in the forward and reverse grouping। मतलब कि फॉरवर्ड हमने ब्लड ग्रुपिंग करी और रिवर्स करी। फॉरवर्ड हम करते हैं किसके लिए? सेल्स ग्रुपिंग होती है ना। तो सेल्स ग्रुपिंग से हमें क्या पता चलेगा? एंटीजन होता है ना आरबीसी पे, तो सेल को ग्रुप कर रहे हैं तो एंटीजन ही तो पता चलेगा ना। उस दिन तो पढ़ा था ना आप लोगों ने, रिवर्स एंड फॉरवर्ड पढ़े तो थे, भूल गए? फॉरवर्ड और रिवर्स ग्रुपिंग होती है ना ब्लड ग्रुप के लिए, ट्यूब मेथड से और स्लाइड मेथड से। तो उसी में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड अगर कोई एरर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है हमसे, है ना। जैसे मान लीजिए हमने फॉरवर्ड ग्रुपिंग करी, है ना। फॉरवर्ड में ए के साथ में आ रहा है एग्लूटिनेशन, ठीक है, और डी के साथ आ रहा है, मतलब कि ए एंटीजन इज प्रेजेंट एंड डी एंटीजन इज प्रेजेंट, मतलब पॉजिटिव है और ए एंटीजन है, ये पता चल गया। अब हमने रिवर्स ग्रुपिंग करी, तो रिवर्स में हमें करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मिलेगी ना, है ना। अगर ए एंटीजन मिला है तो बी एंटीबॉडी मिलेगी। तो हमने सीरम ग्रुपिंग करी, उसमें क्या हुआ, हमें बी एंटीबॉडी नहीं मिला, बी एंटीबॉडी हमको नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये होता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई भाई, ठीक है। एबनॉर्मलिटीज इन एबीओ ग्रुपिंग, ठीक। या मान लिए आपके उसमें था, क्या नाम था उसका, सिलेबस में जो है, सिलेबस में देखिएगा कि क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें एबीओ ग्रुपिंग करने में। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, नहीं मिल रहा है? दिखाओ भाई, देखो। जैसे डिफिकल्टीज हो गई, है ना, जो डिफिकल्टीज हो गई ना कि इन एबीओ ग्रुपिंग क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं, उसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं ब्लड ग्रुपिंग करते समय, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। क्या कर रहे हो? हैं? फोन मत चलाइए भाई।
तो ABO discrepancies occurs when unexpected reactions are obtained in the forward and reverse grouping. ठीक है, these can be due to problems with the patient serum. जैसे कि रिवर्स ग्रुपिंग में प्रॉब्लम हो गई, रिवर्स ग्रुपिंग में मतलब एंटीबॉडी हम डिटेक्ट कर रहे हैं ना उसमें, प्रॉब्लम विद द पेशेंट्स आरबीसी, फॉरवर्ड ग्रुपिंग, या तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग या तो रिवर्स ग्रुपिंग, दोनों में से किसी में एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। प्रॉब्लम्स विद द बोथ, या तो सीरम और दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या तो एक में हुई या तो दोनों में हो गई या तो किसी एक में हुई, दोनों में से किसी में हो गई प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या है, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस में बी ड्यू टू द एक्स्ट्रा पॉजिटिव रिएक्शंस, या फिर वीक रिएक्शन या मिसिंग रिएक्शन। जैसे हम ए ब्लड ग्रुप के साथ हम रिएक्शन कर, जैसे हमको पता है ए ब्लड ग्रुप है ये, तो ए में अगर मान लो फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ए एंटीजन मिलेगा, और रिवर्स करेंगे तो बी एंटीबॉडी मिलेगी। तो या तो हम जो फॉरवर्ड कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है, नहीं आ रहा है, और उधर बी बॉडी एंटीबॉडी मिल रही है मुझे, उधर आ रहा है इधर नहीं आ रहा है ना। तो या भी ऐसा हो सकता है कि एंटीजन तो आ रहा है लेकिन एंटीबॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई ये क्यों आ रही है, कहीं ना कोई गलती हम कर रहे हैं, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है ना। और जैसे हमने बताया था उस दिन जब ट्यूब मेथड, कौन कौन क्लास करा था उस दिन, जो लोग क्लास उस दिन किए थे, हमने ट्यूब मेथड बताई थी ना। उससे क्या होता है, जब फॉरवर्ड और रिवर्स अलग अलग करते हैं उससे क्या फायदा होता है कि हमें वीक से वीक रिएक्शंस भी पता चल जाती है ना। तो उसमें इसीलिए उसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए, है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं कि डिफिकल्टीज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक, क्या क्या हमसे गलती हो सकती है, ठीक। अब जैसे ऑल एबीओ डिस्क्रिपेंसीज मस्ट बी रिजॉल्व प्रियर टू रिपोर्टिंग अ पेशेंट और डोनर ब्लड ग्रुप। हमेशा जो भी हमसे गलती हुई है उसको हम रिपोर्टिंग करने से पहले ही सॉल्व करेंगे ना। अगर बाद में करेंगे सॉल्व तो क्या होगा, तब तो जो है ट्रेन छूटी जाएगी, तब तो ट्रेन निकल जाएगी, तब तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी उसको। तो इसीलिए ये बताया जाता है कि अगर कहीं भी कोई डिस्क्रिपेंसी हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए टेक्निकल एरर हो गया, टेक्निकल एरर हो गया, ठीक है, रिजल्टिंग क्या होगा, एबीओ डिस्क्रिपेंसी, है ना, इनकरेक्टली आ रहा है रिजल्ट। इसमें क्लरिकल एरर आर इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट। जैसे मान लीजिए टेक्निकल एरर क्या हो गया, जैसे हमने करा तो सही सही है, अब हम रिपोर्ट बनाने के लिए दे दिए हमने जो है कंप्यूटर ऑपरेटर को, उसने क्या कर दिया, उसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, उसने वो ए पॉजिटिव या वे नेगेटिव कर दिया, या एक ये बी कर दिया, है ना। तो टेक्निकल एरर हो गया ये, वो तो टेक्निकल एरर हो गया ना। इनकरेक्ट इनएडिक्वेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड स्पेसिमेन, या फिर हमने क्या कर दिया, पहचानने में गलती कर दी। जैसे आया तो ए पॉजिटिव आया है लेकिन हमने गड़बड़ी कर दी कुछ, हमको उस समय नहीं समझ में आया कि जो है ए पॉजिटिव है, ये हमने गलती से ए नेगेटिव दे दिया या बी वाला दे दिया, तो खुद से भी गलती हो सकती है ना। तीसरी क्या है, जो हम ट्यूब मेथड से जब करते हैं ब्लड ग्रुपिंग तो सेल सस्पेंशन तैयार करते हैं ना, उस दिन बताया था ना हमने, उस समय जो सेल सस्पेंशन होता है इसमें क्या हो गया, या तो वो ज़्यादा हो गया या तो कम हो गया, उसकी वजह से भी गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। उसकी वजह से भी गड़बड़ी हो सकती है कि सस्पेंशन हमको 2 से 5% बनाना था और हमने बना दिया है उसको 20-50%, तब भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और मिस्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ हीमोलिसिस, जो हीमोलिसिस हुई अगर उसको हमने मिस कर दिया पहचानने में, वो था पॉजिटिव लेकिन उसको हमने देखा ऐसे ही
और हमको लग गया नहीं है, नेगेटिव नहीं है, मतलब लगा कि हमको वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही है। हमने वो उसमें जो है माइक्रोस्कोप से नेगेटिव को कंफर्म करते हैं ना, तो अब हमने ऐसे ही दे दिया नेगेटिव, और उसमें थी माइनर रिएक्शन थी। माइनर रिएक्शन हम माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि हमने ऐसे ही देख कर दे दिया, और उसमें थी माइनर रिएक्शन। अब पेशेंट को जब ब्लड चढ़ाया गया तब उसको माइनर रिएक्शंस आ रही हैं, दिक्कत हो रही है ना। तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। और फेलियर टू ऐड रिएजेंट, हमने रिएजेंट डालने में गलती कर दी, हमको डालना था 2 ड्रॉप, हमने डाल दिया 1 ही ड्रॉप, ठीक है। तो ये भी एक एरर है। इसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या हो गया, फेलियर टू ऐड सैंपल, या तो रिएजेंट डालने में गलती कर दी या तो सैंपल डालने में गलती कर दी। सैंपल जितना डालना चाहिए था उतना सैंपल नहीं डाला हमने, ठीक है। अब एक और गलती हो सकती है कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का हमारे पास एंटीसेरा आया, जो प्रीपेयर्ड आती नहीं है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिसे ब्लड ग्रुप करते हैं हम, हमने पहले किसी और कंपनी का यूज कर रहे थे हम, उसके अलग इंस्ट्रक्शन थे कि भैया ऐसे ऐसे करना है इसको। किसी और कंपनी का आ गया अगली बार, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस चेंज थे, वो अलग तरीके से करना था हमको, उसको हमने पढ़ा नहीं, और जब पढ़ा नहीं उसकी वजह से भी गलती हो सकती है ना। हर किट का अलग लिटरेचर होता है, अलग थोड़ा बहुत प्रोसीजर होता है, अधिकतर सेम होता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं अलग अलग कंपनीज के। जैसे कि हम सैमसंग का फ़ोन चला रहे हैं, उसके थोड़े कुछ अलग फीचर हैं, किसी और कंपनी का यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज होगा ना। आईफोन यूज़ करेंगे तो उसका अलग थोड़ा प्रोसीजर है, सिस्टम उसका अलग है, तो उसी तरह से थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी अधिकतर चीज़ें सेम होती हैं ना। वैसे ही इसमें माइनर दिक्कत हो सकती है। जो हमारा सेंट्रीफ्यूज है, उसमें हम सेंट्रीफ्यूज यूज कर रहे हैं ना, क्यों भाई, सेंट्रीफ्यूज तो यूज करते हैं ना। अब सेंट्रीफ्यूज का भी कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, हाँ, उसकी फंक्शनिंग को चेक करना कि ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है या कि नहीं दे रहा है। अगर हम उसको सेंट्रीफ्यूज कोई सैंपल कर रहे हैं 3000 आरपीएम पे, और वो उसका मान लीजिए जो डिजिटल मीटर है वो गड़बड़ है, वो दिखा तो रहा है 3000 लेकिन चल रहा है 2000 पे, है ना। तो सेंट्रीफ्यूज को भी हम क्वालिटी कंट्रोल से चेक करेंगे कि भैया हाँ, इसका भी चेकअप होगा कि हाँ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो सेंट्रीफ्यूज की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हमने ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया सेंट्रीफ्यूज। हमको 2 मिनट के लिए करना था, हमने 10 मिनट के लिए कर दिया, डाल दिया छोड़ दिया और भूल गए, टाइम नहीं सेट किया हमने, तो वो चलता रहा। ज़्यादा देर के लिए सेंट्रीफ्यूज कर दिया या कम समय के लिए सेंट्रीफ्यूज किया। जो पहली क्लास ले रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, जिन्होंने पिछली क्लास करी थी उन लोग को तो समझ में आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं। क्यों भाई, आपने नहीं करी थी, आपने करी थी, हाँ नहीं करी थी शायद, अच्छा अच्छा ठीक है, आपने करी थी ना, आप भी किए थे, आप लोग भी किए थे, ठीक है। तो उस दिन हमने ट्यूब मेथड से बताया था कि ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब हम उसी की प्रॉब्लम बता रहे हैं। बड़ा लंबा गैप ले लिए हैं, कैंटीन चले गए थे, 10 मिनट का होता है रेस्ट यार, ठीक है। या कंटामिनेटेड रिएजेंट यूज कर लिया हमने, कंटामिनेशन भी हो सकता है, जैसे हमने यूज किया एंटीसेरा यूज किया और उसको हमने खुला छोड़ दिया, बंद नहीं किया उसको, और उसको उसका टेम्परेचर या तो नहीं मेंटेन किया, उसको रखना था हमको 2 से 8 डिग्री पे और हमने रख दिया रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें भी कुछ चेंजेस हो जाएंगे, है ना। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। वार्मिंग ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूजेशन, मान लीजिए मशीन है ना सेंट्रीफ्यूज, उसको हम चला रहे हैं, ओवर हीट हो गया। अब जब हीट होगा तो अंदर का टेम्परेचर बदलेगा ना, तो अंदर का जब टेम्परेचर बदलेगा तो हमारा जो
उसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है, जो ट्यूब हमने डाली हैं, उनमें भी कोई दिक्कत हो सकती है कि नहीं? तो इसलिए सेंट्रीफ्यूज का भी सही होना ज़रूरी है, वर्क करना सही है कि नहीं सही है, कि सब चेक करना चाहिए, ठीक है? इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब कंटामिनेटेड सैंपल और रिएजेंट अभी हमने बताया था ना, उससे क्या हो सकता है? अगर कंटामिनेटेड सैंपल है, अगर हमने ब्लड सैंपल लिया है, उसमें कोई कंटामिनेशन हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी ना, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, और जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो उसके अंदर का कुछ भी इन्वायरमेंट तो चेंज ही होगा ना, है ना? अगर बैक्टीरिया उसके अंदर ओवर ग्रोथ हो जाएगा तो हमारी जो रिएक्शन हो रही हैं ब्लड ग्रुपिंग में, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों नहीं? माइक्रोबियल ग्रोथ इन ट्यूब रिएजेंट कंटामिनेशन, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ ट्यूब के अंदर हो सकता है, उसके बाद रिएजेंट भी कंटामिनेट हो सकता है, जैसे भी बताया था हमने, खुला छोड़ दिया, ठीक है? अब जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा? क्लाउडी हो जाएगा, तो हमें विजिबल नहीं होगा, है ना? तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये भैया क्लम्पिंग हो रहा है, एग्लूटिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? और डिस्कलरेशन हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो उसको हम पहचानने में थोड़ी हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? और अगर रिएजेंट कंटामिनेटेड हो रहा है विथ अदर रिएजेंट्स, ठीक है, अगर किसी और से भी हो सकता है ना, दूसरे रिएजेंट से, मान लीजिए हमने एक ही जो ड्रॉपर यूज किया, उसी से हमने एक रिएजेंट ले लिया, फिर उसी को रखा हुआ है, फिर उसी से यूज कर लिया। जो माइक्रो पिपेट होता है उसमें टिप लगती है, आगे आगे जो है डिस्पोजेबल टिप होती है, टिप्स, उसको एक बार यूज करते हैं और फिर डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है? अब उसी को हमने 2-3 बार यूज कर लिया तो उससे भी कंटामिनेशन हो सकता है ना, उसी को ये बता रहा है। अब जैसे जहां पे हम उसको रिएजेंट को डाल रहे हैं, डोंट टच साइड ऑफ ट्यूब व्हेन डिस्पेंसिंग, जब हम उसको डिस्पेंस कर रहे हैं, ना रहे हैं, तो उसकी जो साइड्स होती हैं उसको भी टच नहीं करना चाहिए, है ना? जब हम जो है कल्चर करते हैं ना, तो कल्चर में तो इतना आपको जो है ध्यान देना पड़ता है कि अगर आपने गलती से टच भी कर लिया तो वहां पे कंटामिनेशन हो जाएगा। आपने गलती से, उसके लिए जब हम कल्चर करते हैं ना, उसके लिए हमें इंक्यूबेटर दिया जाता है या फिर लेमिनार फ्लो दिया जाता है, उसमें हम इतना हाफ बंद रहता है शीशे से और इतना ही खुला होता है, बस हमारे हाथ जा सकते हैं, ठीक है? और ग्लव्स भी पहनते हैं, तब हम कल्चर लगाते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा भी एयर भी अगर आ गया ना, तब भी कंटामिनेशन हो सकता है। वो बहुत समझ लीजिए बारीक काम होता है माइक्रो का, ठीक है? उसमें अगर माइक्रो में थोड़ी सी भी कल्चर लगाते हुए गलती हो गई, तो सुबह जब उसके 24 आवर्स के बाद आप ग्रोथ देखोगे तो पता चलेगा जो हमने किया है वो तो आया नहीं, कुछ और ही आ गया उसमें। आप अगर सिर्फ हाथ टच कर दीजिए तब भी वहां पे कुछ ना कुछ ग्रोथ आ जाएगी उल्टा सीधा, जो हमारे कॉमेंसेल्स बैक्टीरिया जो हमारे हैंड्स पे हैं वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है? अब जो हम उसके अंदर नॉर्मल स्लाइन यूज करते हैं ना ट्यूब मेथड्स में, उसको भी रेगुलर चेंज करना चाहिए, है ना? वही रखा हुआ है खुला पड़ा हुआ है ऐसे ही, उसको भी ऐसा नहीं करेंगे। अब कुछ प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं? इंट्रिंसिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि किसी को क्लॉटिंग फैक्टर की डिजीज है। क्लॉटिंग फैक्टर समझते हो? क्लॉटिंग फैक्टर का रोल होता है ना क्लॉटिंग करने में। तो अब मान लीजिए किसी को किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर की डिजीज है, ठीक है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अंदर मिसिंग है कोई क्लॉटिंग फैक्टर, है ना, हीमोफीलिया हो सकता है। अब बात करेंगे सीरम दैट डज नॉट क्लॉट मे बी ड्यू टू। जो सीरम होता है ना, डज नॉट क्लॉट मे बी ड्यू टू, जैसे कि मान लो सीरम हमने लिया, उसको हमने रिएक्शन करवाई, सेल्स वाले में हुआ, सेल्स वाले में रिएक्शन हो गया, सीरम वाले में नहीं हो रहा है,